हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं हम लोग के, ये कुछ इस तरीके के हैं जिनको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर मेडिकल कोर्सेज पे पढ़ने के लिए ये एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन एग्जामिनेशंस पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, पहला वाला। इसका जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोग अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर हम लोग ने इस पे बेसिक जो भी चीजें थी उसको डिस्कस किया था, जैसे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को। क्लियर? तो आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अगर यहाँ पर कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई नया फॉर्मूला लगता है तो उसको भी साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे आज। क्लियर? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is proportional to third power of average distance r between sun and planet, that is t square equal to k r cube। यानी कि ये यहाँ पर जो थर्ड लॉ से हमें पता चलता है वो ये पता है कि जो टी स्क्वायर है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर आर क्यूब के पहले आप लोग ने पढ़ा होगा सेमी मेजर एक्सिस के बारे में, ये आपने लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, बट अगर मान हमारे पास एक प्लेनेट है जिसका जो ऐसा एलिप्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस पे एलिप्स पे हम लोग क्या कर लें, ये जो ऐसी सेमी मेजर एक्सिस है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस ए है, ये सेमी मेजर एक्सिस, इसको क्या किया करें हम लोग कि सेमी मेजर एक्सिस यहां पर ना लेकर एक एवरेज डिस्टेंस निकालें। किसके किसके बीच में? सन और जो भी यहां पर प्लेनेट है उसके बीच में। तो वो इसके नियर अबाउट निकल कर आती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ये ले लेते हैं, और आर क्या है, हमारी एवरेज डिस्टेंस है प्लेनेट और उस सन के बीच में। क्लियर? तो इससे हम लोग का ये चीज बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो आप ये मत समझिए कि गलत लिखा हुआ है, कि अगर यहां पर लिख दिया कि इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस आर, यहां पर अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ये चीज निकल कर आ रही है। उसके बाद यहां पर फिर है कि इफ द मासेस ऑफ सन एंड प्लैनेट आर एम कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, देन एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज एफ इज इक्वल टू दिस, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन जी एंड के इज डिस्क्राइब्ड एज। तो अब हमें बताना है कि इस जी, ये जो है हमारा कैपिटल जी है, और जो के है ये कांस्टेंट, इसके बीच में कैसा रिलेशन होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास आ गया, एक तो ये कि केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जैसा हमारा है, तो अगर ये इस जगह पर सन है लेट सपोज, और यहां पर वो प्लैनेट पी मौजूद है, ठीक है, और इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं आर। यानी कि आप मान सकते हैं, अगर हमने एक एवरेज डिस्टेंस की बात करी तो हम मान सकते हैं कि जो सन है वो ऐसा सेंटर में है और सर्कुलर पाथ में ये जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है। बात समझ पे आई? ये हम लोग ने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन लेकर ऐसा डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये अप्रोक्सीमेशन है, इसका जो बेस है वो यहां से है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ट्रिक के लिए समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर कभी आपको इस तरीके से दे कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आर, सॉरी, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज आर, तो उस केस में आप एलिप्स की बजाय एक सर्कल कंसीडर करेंगे, बीच में सन होगा और उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होगा, जिसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी। ठीक है, तो ये हमारी तरह, हमारे लिए एक ट्रिक की तरह हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इस सन और इस प्लैनेट के बीच में लग रहा है वो है एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हमें जी और के बीच में जो रिलेशन है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को हम पुट करेंगे और फिर देखेंगे इनमें क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आर मौजूद है, इस आर को इस जगह पर पुट करना है तो हमारा काम बनेगा। ठीक है, तो इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके जो ऑप्शंस है वो ये और ये। तो क्या यहां पर रिलेशन फॉर्म हो रहा है इनके बीच में, आइए उसको देखते हैं। तो ये है हमारा कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो होती है रूट जी एम बाई आर। ठीक है, जब हम एक सर्कुलर मोशन में इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि जो
प्लैनेट है वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उस केस में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है रूट जी एम बाई आर निकल कर आ जाएगी। और देखिए इस चीज को हम लोग ने कैसे इस्तेमाल किया, इसका हम लोग ने यूज किया ये मानने पर, जब ये देखा कि जो सन है वो सेंटर पर रखा है और जो प्लैनेट है उस पे एज ए सर्कुलर मोशन अपना परफॉर्म कर रहा है विद एवरेज रेडियस आर या रेडियस आर। ठीक है, तो वो इलिप्टिकल पाथ से हम लोग इस पे कन्वर्ट कर लिए, इस वजह से अब ये कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, वरना जब एलिप्स में ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़े से जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और उसकी एलिप्स वगैरह की फिर इक्वेशन भी अलग बनती है, बाकी और उस पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इसको कहीं पर भी नहीं लगा सकते, तभी लगा सकते हैं जब वो अप्रोक्सीमेशन हमारे पास हो। उसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अब कैसे निकल कर आएगा, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होगा, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही पढ़ा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस अगर आर है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, लिख दिया 2 पाई आर, और उसको डिवाइड कर दिया स्पीड से, जो कि है इसकी ऑर्बिटल स्पीड, वो है रूट जी एम बाई आर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां से ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई आर रूट जी कैपिटल एम, और यहां पर रूट आर आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे रूट आर था वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन गया। अब हमें देखो किसके किसके बीच में रिलेशन बताना था, टी स्क्वायर के आर क्यूब में ये जो के है, इस के और ये जो जी है इसके बीच में, यानी कि देखो ये यहां से हमें टी पता चल गया, इस टी को अगर हम यहां पर पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो जब इस टी को यहां पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये आर का क्या बनेगा, स्क्वायर, और यहां पर ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आर क्यूब। क्या बन जाएगा, आर क्यूब, और इस जगह पर रूट हट जाएगा, आ जाएगा ये जीएम, और ये बन जाएगा फिर यहां पर के आर क्यूब। क्लियर, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, क्लियर, और इन चीजों को हम अरेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा कैसा, 4 पाई बाई एम जी के। ठीक है, या इसी को हम लोग चाहें तो एम उधर ले जाकर जी इधर डिवाइड में आ जाए, के इधर डिवाइड पर आ जाए। ठीक है, ये चीज समझ पे आई बात, यानी कि अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम के, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन, जी एम के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। क्लियर, कैसे किया इसको, क्या अप्रोच थी हमारी, तो अप्रोच सीखिए, अप्रोच कैसा रखना है हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो द फिगर शोज इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एम। ठीक है, प्लैनेट एम, एम मतलब इसका मास एम है। ठीक है, अबाउट द सन एस, द शेडेड एरिया एस सी डी इज ट्वाइस द शेडेड एरिया। देखिए यहां पर दो शेडेड एरिया दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है सी एस सी डी, ये वाला, ये एक शेडेड रीजन दिया हुआ है, दूसरा क्या है एस ए बी, ये एस ए बी, ये एक शेडेड रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये शेडेड रीजन एस सी डी है, एस सी डी वो क्या है, दुगना है। तो अगर ये दुगना है तो इसको इसके बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है ना कि अगर मैं और मेरे बगल में कोई इंसान खड़ा है, वो छोटा है मुझसे, तो स्टूल उसको देना पड़ेगा कि उस पर वो खड़ा हो जाए तो मेरे बराबर आ जाएगा, हाँ है ना। तो यहां पर भी अगर ये एरिया बड़ा है और ये वाला छोटा है तो छोटे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, एस ए बी, ये हमें गिवन है। उसके बाद इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम सी टू डी, अगर जो T1 टाइम है, T1 टाइम कहां से कहां तक जाने में इसको लग रहा है, सी से डी तक जाने में लग रहा है। ठीक है, ये यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, T1, एंड T2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी, और ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, T2। तो हमारा जो ये ऑप्शन, जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
ठीक है, ये जो टाइम है हमारा आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, ये और ये। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। किसका? एरियल वेलोसिटी, जो केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। ठीक है, यहां पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं बोलेंगे, सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आएगा। तो जो केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उसका यूज करेंगे यहां पर। अब सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है केपलर का, बताइए? ठीक है, वो वहां पर आता है कि डी ए बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यही चीजें तो दी हैं। तो देखो जो यहां पर हमारा डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है एरिया एस सी डी और ये एस ए बी, ये दिया हुआ है, इस हिसाब से ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम लोग इनका एरियल वेलोसिटी निकाल लें, क्या निकाल लें? एरियल वेलोसिटी, यानी कि इसके लिए हम एरियल वेलोसिटी निकालेंगे जब एस सी डी के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, तो ये निकल कर आ जाएगा एस सी डी डिवाइडेड बाई टी वन टाइम। ये निकल कर आ गया क्या, एक तरीके से एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी जैसे निकाल रहे थे, तो ये एस सी डी बाई डी टी वन निकल कर आ गया। ये है हमारा कुछ, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। उसके बाद है ये दूसरा एरिया, तो एस ए बी बाई टी टू जब करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। तो इसको जब यहां पर पुट करेंगे कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट के बराबर ही होगा। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट होते हैं। एरियल वेलोसिटी जो निकल कर आती है वो कांस्टेंट निकल कर आती है। तो इसी वजह से जब ये केपलर्स का हमारे पास सेकंड लॉ है, इसी का इस्तेमाल करके कि हमने एरियल वेलोसिटी देखो इसके लिए निकाल ली, एरियल वेलोसिटी इसके लिए निकाल ली, बट उन्होंने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि ये दोनों बराबर होंगी। तो जब ये दोनों बराबर होंगी तो इनको बराबर कर देंगे। एस सी डी टी वन, मतलब एस सी डी डिवाइडेड बाई टी वन इज इक्वल टू एस ए बी बाई टी टू। ये हुआ, बस अब क्या है, सॉल्व कर लीजिए। यहां से एस सी डी की वैल्यू रख दी, तो जब यहां से एस सी डी की वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगा टू एस ए बी। ठीक है, एस सी डी की जगह पर आ जाएगा टू एस ए बी, एस ए बी से एस ए बी कैंसिल, तो ये क्या हो गया, टू टी टू इज इक्वल टू टी वन। ये बन गया। क्लियर, ये चीज यहां पर फॉर्म हो गई। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये यहां पर कौन सा है? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये निकल कर आया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर, बात आ गई समझ पे? तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। यानी कि सन, देखो सन तो एक ही है, उसके चारों तरफ दो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, एक प्लैनेट ए दूसरा बी। अब इनमें जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उस पर यह बताया कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, यानी कि अगर हम टी ए और टी बी ये मान लें कि टी ए टाइम पर जो प्लैनेट ए है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है, और जो टी बी टाइम है इसमें जो प्लैनेट बी है वो अपना जो उसका रिवॉल्यूशन वाला टाइम है वो कंप्लीट लगता है उसको, यानी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्लैनेट ए है अराउंड द सन वो 8 गुना है बी से। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा कि जो टी ए है वो 8 टाइम्स है बी का। लिख दीजिए इसी चीज को, जो इन्होंने कहा यही चीज लिख दीजिए। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं, वो ये लिख देते हैं कि टी ए इज इक्वल टू टी बी। ये गलत है। यहां पर क्यों गलत है, देखिए यहां पर ध्यान से पढ़िए इस लैंग्वेज को, लैंग्वेज पे ही लिखिए कि क्वेश्चन कैसे लिखना है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज, यहां पर बस क्या करिए आप इक्वल लिख दीजिए, अपनी तरफ से क्या लिख दीजिए, इक्वल। तो प्लैनेट ए, ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज इक्वल टू 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो इक्वल के एक तरफ आ जाएगा टी ए और दूसरी तरफ आ जाएगा 8 टाइम्स टीबी, यानी कि टी ए इज इक्वल टू 8 टीबी बन गया। अब इसको आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि मैंने अभी
स्टूडेंट और टेबल वाला बताया था, ठीक है, यानी कि मतलब मेरे बगल में कोई खड़ा है मान लीजिए और वो मुझसे छोटा है, उसको मेरे बराबर आना है, तो जो छोटा है उसको टेबल दी जाएगी, ना कि मुझे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जो राइज दिया जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगा या एडिशन होगा, वो उसको दिया जाएगा जो बड़ा है, जो छोटा है, सॉरी, जो छोटा है उसको दिया जाएगा बड़े के बराबर होने के लिए, ठीक है। तो ए टी बी इज इक्वल टू टी ए, ये निकलकर आ गया। अब यहां से आगे क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। तो यहां पर देखो ये भी कॉन्सेप्ट वैसा ही लग रहा है यहां पर, कि ये वाला लगाएंगे कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू हमारा ये आर क्यूब निकल कर आएगा, और आर यहां पर क्या है, ये एवरेज डिस्टेंस की बात है। जब ऐसा कुछ होता है तो यहां पर एवरेज डिस्टेंस की बात आती है, जैसे लिखा है ना, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। तो जो केप्लर्स का थर्ड लॉ है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप यूज कर लीजिए इस इक्वेशन को। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लिख सकते हैं कि टी ए स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ए क्यूब, या इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से के, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टीबी के लिए भी लिख सकते हैं टीबी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर बी क्यूब, ये रिलेशन हमें पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस चीज का। तो यहां पर देखिए सिंपली से आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 64 टी बी स्क्वायर। यहां पर टी ए स्क्वायर की जगह पर इसको पुट कर दीजिए और टीबी स्क्वायर की जगह पर इसको पुट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इक्वल लगाकर कोई कांस्टेंट वैल्यू ही यहां पर मौजूद होगी, ठीक है। इक्वल लगाकर कोई कांस्टेंट वैल्यू ही यहां पर मौजूद होगी, तो उससे हमारा कोई ज्यादा चीजें फर्क नहीं पड़ेंगी। तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, रख लीजिए। तो ये बन जाएगा के आर ए क्यूब इज इक्वल टू 64 तो रहेगा ही, और यहां पर आ जाएगा के आर बी क्यूब, ठीक है। तो अब यहां से जो के है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आर ए क्यूब इज इक्वल टू 64 आर बी क्यूब। बस अब तो आंसर दिख रहा होगा, 64 किसका क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है। तो यहां पर अगर हम लोग क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा आर ए इज इक्वल टू 4 आर बी, ये निकलकर आ गया। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये लिखा हुआ है ना कि द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। तो ये निकल कर आ रहा था कि आर ए इज इक्वल टू 4 आर बी। तो डिस्टेंस ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर, ये कितनी बड़ी है, दैट ऑफ बी। यानी कि हम ऐसे इक्वेशन जो निकाले हैं वो एकदम सही निकल कर आए, और यही तो लिखा हुआ है कि आर ए देखो बड़ी है आर बी से, कितने टाइम्स बड़ी है, 4 गुना बड़ी है, ठीक है। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए आप ये जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, उसको समझने की कोशिश करिए, वो क्या कह रहा है, वहीं से हमारे जो भी सॉल्यूशन होते हैं वही करते हैं। आप देखिए ना, गौर करिए कि मैं जब सॉल्यूशन बता रहा हूं तो क्या मैं किसी और चीज की हेल्प ले रहा हूं क्या, मतलब कि मुझे कोई आकर बता रहा है क्या कान में कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। मुझे इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है कि इसको करना क्या है, कैसे करना है, इसमें ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें ही दिया हुआ है तो इसमें यह भी दिया रहेगा कि करना कैसे है। उसी चीज को हमें पहचानना होता है कि करना कैसे है। पता कैसे चलता है, जैसे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वगैरह की बात हुई और उसके बाद डिस्टेंस, यानी कि ये टाइम की बात कर रहा है और ये डिस्टेंस और प्लेनेट के मोशन की बात कर रहा है, तो ये तो हमारे केपलर के थर्ड लॉ पे एप्लीकेबल होता है ये सारी चीजें। उसका यहां से हमने थोड़ा सोचने की कोशिश करी और हमारा कैसे सॉल्व, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज निकल कर आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग, और ये क्वेश्चन है हमारा ये कि द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन इज नियरली 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर हम ये देख लें कि आर एन वो है 10⁻13 मीटर्स, और अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं आर एस यानी कि सैटर्न, उसके लिए 10⁻12 मीटर्स, इतनी दोनों की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर भी वो ऐसा सर्कल ही माना जा रहा है। तो अब यहां पर ये देखो आगे लिखा भी हुआ है,
ठीक है, यहां से ही पता चल रहा है, बट आगे साथ में लिखा भी हुआ है कि एज्यूमिंग दैट दे मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट देयर पीरियोडिक टाइम विल बी इन द रेशियो। यानी कि देखो आर दे दिया है, और जब भी प्लैनेट वाले केस में आर वगैरह दे तो वो कहीं ना कहीं जो सबसे पहले रिलेटेड होगा वो टाइम से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? टाइम से, टी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का क्यूब बना लेंगे। ठीक है, आप दोनों का क्या करेंगे, इसका क्यूब बना लेंगे। तो क्यूब बना लीजिए। यहां से जब हम लोग क्यूब बनाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका, या फिर इसको जैसे यहां पर टी एन लिख दीजिए, इसका टी एन, और इसको आर एन की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बाकी तो फिर मैथमेटिक्स रह जाते हैं, वो मैथमेटिकल टूल्स हैं। तो यहां पर ये टी एस लिख दूं अगर मैं, और यहां पर आर एस क्यूब हो जाएगा, तो आर एस को यहां पर पुट करेंगे, सिमिलरली यहां पर इसको पुट करेंगे। ठीक है, पुट करिए, तो ये बन जाएगा टी एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, जब इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻13 क्यूब। क्लियर? उसके बाद यहां पर जब हम लोग पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टी एस इज प्रोपोर्शनल टू आर एस की वैल्यू क्या है यहां पर 10⁻12 क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर हमें क्या किसके किसके बताना है, हमें द देयर पीरियोडिक टाइम्स विल बी इन द रेशियो, तो हमें इनका रेशियो बताना है, यानी कि हमें बताना है टी एन डिवाइडेड बाई टी एस, हमें इनका रेशियो बताना है। तो इनका रेशियो कैसे निकल कर आएगा, अब ये जो टी एन निकल कर आया इसको पुट कर देंगे, जबकि यहां पर क्या निकल कर आया, टी एन स्क्वायर निकल कर आया। हमें क्या बताना है, टी एन का रेशियो बताना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इस क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने टी एन बाई टी एस, इसी में कोई क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है और उसमें क्या पूछ ले कि टी एन स्क्वायर अपॉन टी एस स्क्वायर का क्या रेशियो होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर उन्होंने सिंपली ये पूछ लिया है कि जो टाइम पीरियड है उनका क्या रेशियो होगा। ठीक है, अगर ये कभी पूछ ले कि ये जो टाइम पीरियड है उनके स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, तो हमें डायरेक्ट यहां से रेशियो ले लेना है, बट यहां पर हमें पहले अंडर रूट लेना होगा। तो जब अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻13 टू द पावर 3/2, ये बन जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो टी एस स्क्वायर है यहाँ पर, फिर यहाँ पर जब ये निकल कर आएगा टी एस की वैल्यू, तो ये टी एस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, टी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दीजिए, ये बन जाएगा 10⁻12 3/2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 इसको अंदर डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 6, और फिर 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 10⁻18 ये बन गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आती है बात, तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसको अगर डिवाइड करना चाहे तो 13 तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे 39 हो जाएगा यहां पर, 13 3 39, तो ये सिंपली 39 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा। ठीक है, ये चीज स्क्वायर रूट लेने में ऐसा। क्लियर? तो अब बस इनको हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, तो 10⁻39 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर 10 कितनी आ जाएगी, 18। ठीक है, बस अब ये यहां पर क्या है, नीचे जब ऊपर जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻39/2 इनटू, ये ऊपर जब जाएगा 10⁻−18 लिख सकते हैं ऐसा। अब क्योंकि देखो दोनों के बेस कैसे हैं, यहां पर हम लोग के बेस सेम है, तो ये जो पावर्स है वो एडअप हो जाएंगे, तो जब ये पावर्स एडअप होंगी तो ये बन जाएगा 39/2 प्लस, और यहां पर -18 है तो -18 हो जाएगा। ठीक है, बस अब यहां सॉल्व कर दीजिए इसको, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर -36 हो जाएगा, यानी कि टी एन बाई टी एस इज इक्वल टू 10⁻, यहाँ इसको सब सॉल्व करेंगे तो 39 - 36 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिखना चाहें तो 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर इसको ब्रेक करके लिख दीजिए 1 + 1/2। ठीक है, तो ये बन गया टी एन टी एस इज इक्वल टू 10 ×
10⁻⁴ ठीक है, यहां से हमने इसको ऐड किया, इसको फिर वापस ले गए, यानी कि सर्ड और इंडिसेस का हम लोगों ने यूज किया। क्लियर, सिंपल सा। और ये आपके 10th और 9th क्लास में ऐसी चीजें मौजूद हैं मैथ्स में। ठीक है, अगर आपको इस पे प्रॉब्लम है तो वहां पर जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि ये देखिए मैथमेटिकल टूल है, आसान पड़ जाता है थोड़ा सा सॉल्व करना। ठीक है, इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक, अगर मुझे करना होता अपने लिए या उस एस्पायरेंट को जिसको कि अपना समय बचाना है, तो वो क्या करता, डायरेक्ट यहां से सिर्फ अपने सामने एक बार ये लिख लेता और उसके बाद सारा कैलकुलेशन जल्दी 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 कर लेता, एक एक स्टेप नहीं करता ये। ठीक है, जैसे इस स्टेप के बाद वो डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाता और उसके बाद सीधे आंसर लिख देता ये वाला। ठीक है, तो ये यहां पर TN/TS हो जाएगा, ये बन गया 10 × √10। ठीक है, क्योंकि देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उस पर अंतर यही है कि बोर्ड एग्जाम्स पे हमें दिखाना होता है कि देखिए ये हमने स्टेप किया है, तब जाके आंसर निकल कर आया है, जबकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे उनको आंसर से मतलब होता है, स्टेप आपने क्या किए हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिए, क्वेश्चंस को सही तरीकों से इस्तेमाल सॉल्व करिए, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, यानी कि बीच बीच के स्टेप्स को ड्रॉप करते हुए आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, अब चलते हैं आगे और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, 2 astronauts are floating in gravitation free space after having lost contact with their spaceship. The two will क्या होगा उनके साथ। ठीक है, ये चीज तो देखो, 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं इन ग्रेविटेशन फ्री स्पेस, ग्रेविटेशन फ्री स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है ग्रेविटेशन फ्री स्पेस का? देखिए, आपका घर है, ठीक है, आपके घर में कोई अगर मान लीजिए अगरबत्ती जला दी गई, ठीक है, अगर अगरबत्ती जला दी गई या कुछ भी, कोई रूम है कैसा भी है, वहां पर इंसेंस स्टिक जला दी गई वहां पर, तो क्या होगा, उनसे धुआं निकलेगा। ठीक है, वो धुआं निकलेगा और पूरा घर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वहां पर बहुत ढेर सारा धुआं भरा हुआ है। वही दूसरा कमरा या दूसरा घर जहां पर की अगरबत्ती नहीं जल रही, तो उसको कहा जाएगा कि ये जो जगह है वो स्मोक फ्री रीजन है। क्या है, स्मोक फ्री रीजन। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर क्या है, स्मोक है और यहां पर स्मोक नहीं है, तो ये स्मोक फ्री रीजन है। तो यहां पर ग्रेविटेशन फ्री स्पेस का क्या मतलब है? ग्रेविटेशन फ्री स्पेस का मीनिंग ये है कि इन्फ्लुएंस से मीनिंग है, यानी कि आप जिस जगह पर हैं, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे हैं आप, तो इस जगह पर इस अर्थ की फील्ड मौजूद है। ठीक है, हम लोग ने कल ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था ना अपने, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग ने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था, और उसका जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है वो निकल कर आता है G⁻M/r²। ये निकल कर आया था, जहां पर की जो r डिस्टेंस होती है वो r डिस्टेंस ये इसके सेंटर और जहां पर भी वो हमें फाइंड करनी होती है उसके उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो r होती है। इसका मास अगर कैपिटल M है तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। क्लियर? तो ऐसा रीजन जहां पर किसी भी तरीके की ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद नहीं है वो है ग्रेविटेशन फ्री स्पेस। क्लियर, बात समझ पे आ गई? ठीक है, यानी कि वहां पर किसी भी तरीके का प्लेनेट या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि अपनी वहां पर फील्ड बना सके। उस जगह पर 2 जो एस्ट्रोनॉट थे उनका आपस में जो कांटेक्ट था वो खो गया। तो अब क्या होगा उनके बीच में? ठीक है, बताइए, सोचिए क्या हो रहा है वहां पर। जो वहां पर एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सिंपली अब ऐसी जगह पर हैं जहां पर उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं है। ठीक है, उनके अलावा अब वहां पर कोई मौजूद नहीं है। तो इसके लिए ग्रेविटेशन का बेसिक प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल का बेसिक प्रिंसिपल क्या था? न्यूटन ने कहा था कि कोई भी इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी 2 चीजें जिनका मास हो वो आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्शन शो करेंगी।
ठीक है, और वो उसका नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा उनके। तो अगर सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट मौजूद है तो उनपे भी मास है, और अगर कोई दूसरा यहां पर किसी और चीज की फील्ड मौजूद नहीं है, यानी कि मान लीजिए कोई बड़ा सा प्लेनेट यहां पर मौजूद नहीं है, या कोई और दूसरा बड़ा सा प्लेनेट मौजूद नहीं है इस जगह पर, ठीक है, तो होगा क्या कि जब ये सारी चीजें मौजूद नहीं है, ठीक है, यहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ क्या है, 2 जब एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं, तो इन 2 एस्ट्रोनॉट्स की वजह से इनमें आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये क्या करेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यही निकल कर आ जाएगा कि द टू विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ये स्पेसशिप से तो निकल गए, बट ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होंगे। देख रहे हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात समझ पे आ गई? तो यहां से ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेटलेसनेस की कंडीशन में, मतलब इसको मैंने तो एकदम सिंपल करके बता दिया। अगर आप इसको टेक्निकल टर्म्स पे समझना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कि बोथ द एस्ट्रोनॉट्स आर इन द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, यानी कि उसमें उनमें किसी भी तरीके का अर्थ वाला ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा, या किसी दूसरे प्लेनेट का, किसी सन का वहां पर, या किसी स्टार का उनपे ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा। ठीक है, तो उनके बीच में जो लग रहा होगा वो सिर्फ आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि क्या था, ग्रेविटेशन फ्री स्पेस था उनके अगल बगल। तो वहां पर क्या है कि वो एक दूसरे को पुल करेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल लॉ है हमारा, ठीक है, वो क्या कहता है कि यूनिवर्स में मौजूद किसी भी 2 चीज जिनमें की मास मौजूद हो, उस उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वो प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, इसको इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये बन जाता है m1 m2, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहते हैं g, और ये बन जाता है r²। क्लियर? तो ये हमारा बन गया। बात समझ पे आ गई? तो इस तरीके से हम लोग ने आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिनमें कि हम लोग ने सीखा कि ग्रेविटेशन में जो केप्लर्स लॉ है उन पे बेस्ड किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। आई होप जो आज का सेशन था वो आपको समझ पे आया होगा। क्लियर? और इसी में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा और भी इसी तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।